हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। तो आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का क्लास नंबर 2। लेकिन आज काफ़ी सारे नए बच्चे आए हैं जो कि कल की क्लास में नहीं थे, या थे भी तो हो सकता है मेंटली वो प्रेजेंट ना हो। तो एक बार थोड़ा सा 5 मिनट का हम लोग रिकैप कर लेंगे कल वाले क्लास का। फिर आज हम लोग टॉपिक आगे लेंगे नंबर सिस्टम, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज एंड इनइक्वलिटीज। ठीक है। तो बच्चे हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था ना उसको ज़्यादा सा रिकैप करके देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले आपको प्रोपोजिशन या हाइपोथेसिस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। आप लोग इसमें ऐड कर लो प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस। ये स्टैट्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा सेमेस्टर 2 में। चैप्टर 8 जब पढ़ेंगे ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो वहां पे यूज होगा। तो हाइपोथेसिस और प्रोपोजिशन क्या होता है? तो कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा सन राइजेस इन द साउथ, तो आप कहोगे मैम आप तो गलत बोल रहे हो। तो ये बात बाद की है, वो गलत है या सही है। तो उसको चेक करने का भी तरीका होता है, हम लोग लॉजिक्स एंड प्रूफ्स के साथ उसको चेक करते हैं। तो ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था और इम्प्लीकेशन एरो का मीनिंग समझाया था कि वेन एवर LHS इज ट्रू तो RHS इज ट्रू। अभी हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं 5 मिनट। तो P इम्प्लाइज Q में P क्या होता है, किसी को याद है? P मैंने बताया था कि P इज द सेट ऑफ प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस जिसको हम लोग यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को कहा जाता है थ्योरम। तो ये तरीका होता है। सब अभी मैंने नेसेसरी सफिशिएंट वाला पार्ट नहीं कराया है, वो कराएंगे अभी बाद में। तो इम्प्लीकेशन एरो का मीनिंग मैंने समझाया था कि ये वन साइडेड भी ट्रू हो सकता है, टू साइडेड भी ट्रू हो सकता है। थ्योरम, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन। अब जैसे ये देखो, मुझे प्रूव करना है कि P इम्प्लाइज Q, तो P कहलाएगा सेट ऑफ प्रीमाइसेस एंड Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। Q इज कॉल्ड कंक्लूजन। ठीक है। तो ये हमने देखा था। और लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा था, मेथड ऑफ प्रूफिंग। मेथड ऑफ प्रूफिंग में 3 मेथड्स होते हैं हमारे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। डायरेक्ट मेथड में अगर हमें P इम्प्लाइज Q प्रूव करना है, तो मैंने बताया था कि इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं P से और पहुंचते हैं Q तक। मतलब LHS में जो दिया हुआ है वही स्टेटमेंट लेकर के स्टार्ट करेंगे और Q तक पहुंचेंगे। तो ये मेथड कहलाएगा हमारा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम नॉट Q से स्टार्ट करते हैं, मतलब RHS का ऑपोजिट वाला स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। और अगर LHS का भी ऑपोजिट वाला स्टेटमेंट मिल गया देन प्रूव हो जाता है P इम्प्लाइज Q। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराया था, जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन में जो हमें प्रूव करना है ना उसका ऑपोजिट कुछ हम लोग प्री एज्यूम करते हैं। प्री एजम्पशन पहले से बना ली जाती है कि नहीं भाई इसके अगेंस्ट में भी कोई बातें सही हो सकती है। और फिर हम धीरे धीरे जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। और जब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमने माना था प्री एजम्पशन वाला स्टेटमेंट वो गलत है। तो इस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे। ये वाला जो था यूज 3 डिफरेंट मेथड, तो ये भी आप देखोगे तो याद आ जाएगा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में फिर √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये भी कराया था। उसके बाद से था PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इससे कोई एग्जाम क्वेश्चन में नहीं आना, लेकिन इसका यूज होता है कई सारे चैप्टर्स में। चैप्टर 4 में भी जब हम nth ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो उसमें PMI का यूज करेंगे। तो PMI इज बेसिकली जो यूज होता है वो किसी फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए होता है। कि एक फॉर्मूला हमने गेस कर लिया कि 1 के लिए ये है, 2 के लिए ये है, 3 के लिए ये है, तो n के लिए भी यही होगा। और उस फॉर्मूले को हम लोग प्रूव करते हैं यूजिंग द PMI। PMI के प्रिंसिपल्स कैसे क्या लगते हैं अगर अभी बताने चले तो पूरा क्लास उसी में निकल जाएगा। तो अच्छा होगा कि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो देख ले चैप्टर 1 का। तो यहाँ तक मैंने कराया था PMI तक, और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है नंबर सिस्टम, एब्सोल्यूट वैल्यूज, प्रॉपर्टीज एंड इनइक्वलिटीज। अब देखो नंबर सिस्टम क्या है। 10th तक जितना भी नंबर आपने पढ़ा था वो सब रियल नंबर्स थे। कॉम्प्लेक्स नंबर पहली बार किस क्लास में पढ़ा था? लाइव क्लास होता है तो इसमें डिस्कशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। बस हम भी एक सीनियर स्टूडेंट ही मुझे समझ लो कि भाई ये मेरे से पहले पास आउट हो गई हैं तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो गया। बिल्कुल बातचीत करके, आर्गुमेंट करके, कॉन्ट्रडिक्शन करके इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तब ज़्यादा मजा आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अब जो पूछेंगे उसका जवाब आपको देना है। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइजी है तो फिर आप माइक मत अनम्यूट करना, लेकिन जिनका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा साउंड है, मतलब अच्छा है, साइलेंट है, तो वो लोग अपना जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपने सबसे पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर कब पढ़ा था? एनीवन? किस क्लास में पढ़ा था? इतना? 4th क्लास में? ये
11th में पढ़ा था। इतनी याददाश्त आप लोगों की कमजोर है। 4th क्लास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, शायद आपने मजाक किया है। 11th क्लास में पहली बार हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सबसे पहली बार 11th में पढ़ा था, यानी 10th तक जितने भी नंबर आए थे हमारे लाइफ में ऑल वेयर रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। नंबर सिस्टम आप बहुत क्लास 1 से ही पढ़ते चले आए होंगे। तो रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी भी जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अच्छी बात यह है कि अब जब आप इकोनर्स में एंटर करते हो तो नॉट इन सिलेबस, कॉम्प्लेक्स नंबर अब आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम जो है वो रियल वर्ल्ड बिजनेस से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई स्कोप नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो मैथ्स ऑनर्स वाले करेंगे, बीए प्रोग्राम वाले बच्चे करेंगे, लेकिन इको ऑनर्स वाले बच्चे नहीं करेंगे। बीकॉम वाले बच्चे भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर सिस्टम को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग सी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सी। अब देखो, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं इनको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है नेचुरल नंबर्स में। ये तो क्लास 1 से पढ़ते चले आए होंगे। फिर आता है होल नंबर्स। तीसरा क्या आता है? इंटीजर्स। कहोगे मैम आज क्या नया है? चौथा है रैशनल। फिर 5th है इरैशनल। इरैशनल। तो आज नया ये है कि नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी नंबर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चैप्टर 1 में। तो एन, कैपिटल एन विल बी एवरीवेयर, अब चाहे जहां भी होंगे, स्टैट्स में, मैथ्स में, इको में, माइक्रो में, कहीं भी होंगे, कैपिटल एन हमेशा नेचुरल नंबर का सेट ही रिप्रेजेंट होगा। होल नंबर के लिए हम लोग कैपिटल डब्ल्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू फॉर द होल नंबर सिस्टम। इंटीजर्स के लिए क्या यूज करेंगे? जेड भी यूज करते हैं या फिर आई भी यूज कर सकते हैं, वैसे ब्रॉडली जेड ही यूज करते हैं। जेड के बाद रैशनल के लिए क्या यूज करते हैं? तो क्यू यूज करते हैं, आपको याद होगा क्यू। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और इरैशनल के लिए क्या डेफिनेशन बताई गई है कि वैसे नंबर्स जो रैशनल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? इरैशनल। तो आर माइनस क्यू, ये जो स्लैश होता है ना, ये माइनस के लिए होता है, मतलब रियल नंबर्स में से अगर हम सारे रैशनल्स को निकाल दे तो क्या बचेगा? इरैशनल। या कभी कभी रेयर केसेस में आई से भी रिप्रेजेंट होता है इरैशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड दीज आर जस्ट काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताना? 0, 1, 2, 3। अभी यहाँ तक नेगेटिव नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आने लगे, यानी 0, +1, +2, +3 डॉट 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 डॉट, और इधर में -1, -2, -3। सिंपल सी बात है, जो बचपन में आप नंबर लाइन नहीं बनाते थे और जो रिप्रेजेंट करते थे डिमार्केशन को 0, +1, -1, ऑल दोज वेर व्हाट? आवर इंटीजर्स। रैशनल का तो सबने रट्टा मारा हुआ है, अभी भी अगर किसी से रैशनल पूछे तो आंख बंद करके सबको याद होगा। रैशनल का डेफिनेशन कोई बताना चाहोगे? Any number in the form of p by q where p and q are both integers, q is not equal to 0, denominator 0 नहीं होना चाहिए, then it is rationals। तो rationals में p by q form में होता है where p q belongs to integer and q is not equal to 0। और irrational तो आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होता, डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिसके पैटर्न भी रिपीट नहीं होते, डेसिमल्स। अच्छा, 9th क्लास में ना आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि अगर डेसिमल का, एक मिनट रुक जाओ, टर्मिनेटिंग, कि अगर डेसिमल का पैटर्न रिपीट होता है तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज अ रैशनल नंबर। पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ 9th क्लास में? जरूर पढ़ा होगा आपने कि जिसके भी डेसिमल के पैटर्न रिपीट होते हैं, लाइक 0.234, फिर 234, फिर 234, 234, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन चीज है इरैशनल के लिए कि नॉन रिपीटिंग पैटर्न होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी भी खत्म ना हो। जैसे पाई की अगर बात करें
तो पाई इज 22/7 और इसकी वैल्यू लिखोगे तो 3 जस्ट अ मिनट। पाई की वैल्यू किसी को आज तक नहीं पता क्योंकि इसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन एंडिंग डेसिमल है, सो आई एम यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर। 22 डिवाइडेड बाई 7, वैसे तो सबको याद है 3.14, लेकिन इसकी वैल्यू 3.14285714 डॉट 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 डॉट। अब ऐसा मत सोच लेना कि इसके बाद रिपीट हो रहा है 4 से, फिर डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं वहां पे, तो ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब आते हैं नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल। जस्ट अ मिनट। अच्छा नहीं, पाई का एग्जाम्पल मत लो, पाई तो फिर रैशनल हो जाएगा ना 22/7। कुछ और ले लो, इसको तो ट्रांसेंडेंशियल नंबर की कैटेगरी में डालेंगे, कुछ और ले लो, लाइक 2.5788285432 कुछ ऐसे पैटर्न है, ठीक है। नहीं तो फिर पाई को तो आप रैशनल की कैटेगरी में लेने लगोगे। 22/7 तो 22 इंटीजर्स है, 7 भी इंटीजर्स है, और 7 इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इरेशनल में नहीं डालेंगे पाई को। तो पाई में, पाई और ई के बारे में, दो नंबर के बारे में फिर कभी बताएंगे। आज अगर बताने लगे तो फिर एक क्लास उसी पे निकल जाएगा। ट्रांसेंडेंशियल नंबर क्या होते हैं वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने जाना नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इन सारे सेट को याद रखना है, लेटर्स को। फिर मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव में कोई चीज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। नॉन नेगेटिव कब बोलते हैं, किसी को याद है? जब इक्वल टू भी 0 होने लगेगा तो ये नॉन नेगेटिव की कैटेगरी में आने लगेगा। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सपोज दिस इज योर पाकिस्तान एंड दिस इज योर इंडिया। अगर कोई बंदा बीच में खड़ा है, फेंसिंग होती है, अगर आपने देखा होगा कभी किसी बॉर्डर के पास जाने का मौका मिलेगा, बागा बॉर्डर या कहीं पे, तो दोनों की अपनी अपनी कंट्री की फेंसिंग होती है, और उन दोनों फेंसिंग के बीच में कुछ एरिया जो होता है लैंड मास का, दैट इज योर नो मैंस लैंड। दैट इज योर नो मैंस लैंड। अगर उसमें कोई बंदा खड़ा है तो वो नॉन पाकिस्तानी भी कहा जाएगा और नॉन इंडियन भी कहा जाएगा। फिर उसकी जांच पड़ताल होगी, फिर वो जहां का बंदा निकलेगा उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो 0 भी वैसा ही नंबर है। 0 को हम नॉन पॉजिटिव में भी काउंट करते हैं और नॉन नेगेटिव में भी काउंट करते हैं। इधर साइड है नेगेटिव और इधर साइड है पॉजिटिव। तो 0 इज जस्ट लाइक नो मैंस लैंड प्रॉपर्टी। तो ये नॉन पॉजिटिव में भी काउंट होगा और नॉन नेगेटिव में भी काउंट होगा। तो नॉन नेगेटिव की बात होगी तो उसमें पॉजिटिव आर नॉट अलाउड, सॉरी, नॉन नेगेटिव की बात होगी तो नेगेटिव आर नॉट अलाउड, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर मैंने ये लिखा x लेस देन इक्वल टू 0 तो इसको क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है मुझे? नॉन पॉजिटिव। मतलब नॉन वर्ड तब लग जाएगा जब 0 आने लगेगा, और 0 नहीं आएगा, जैसे x लेस देन 0, तो लेस देन 0 इसमें 0 नहीं आ रहा है, तो दिस आर स्ट्रिक्टली नेगेटिव। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। अब इस 4 चीजों के बेसिस पे रियल नंबर को कितने कैटेगरी में बांटा गया? रियल नंबर के बारे में आपको पता है, ऑल दी नंबर्स विच वी सी, विच वी कम इन कॉन्टैक्ट while doing any business or anything, कोई भी, तो all the number which we can see are real numbers। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने r पॉजिटिव कर दिया तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव ऊपर में सिंबल आएगा, तो r प्लस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे जिसमें 0 नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा। r माइनस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। इसमें भी 0 नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। तो r प्लस और r माइनस में इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों सेट का? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ r प्लस एंड r माइनस? नहीं, 5 होगा। r प्लस और r माइनस का इंटरसेक्शन 5 होगा, क्योंकि r प्लस का मतलब हो गया 0 के बाद, r माइनस का मतलब हो गया 0 से पहले, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बोले कि व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव,
तो नॉन पॉजिटिव में 0 लेकर के आगे और नॉन नेगेटिव में 0 लेकर के आगे और नॉन पॉजिटिव में 0 लेकर के पीछे, तो 0 इज द कॉमन वैल्यू, तो उसमें इंटरसेक्शन में 0 आएगा। अभी हमने 3 सेट जाना, R प्लस और R माइनस। किसी को यहां तक में कोई डाउट? अब R के बाद आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो कोई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए सीधा सिंपल सा n ही मिलेगा आपको, कभी n प्लस या n माइनस नहीं मिलेगा। होल नंबर में भी सिंपल है, नॉन नेगेटिव है, इसलिए होल नंबर ही मिलेगा आपको, कभी होल पॉजिटिव इस टाइप से नहीं देखने को मिलता। लेकिन इंटीजर्स में आपको देखने को मिलेगा z प्लस और z माइनस। तो z रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड z प्लस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर ध्यान रहे इसमें 0 नहीं आ रहा। z माइनस इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें भी 0 नहीं आ रहा। अब इसके बाद से क्या आता है, तो रैशनल नंबर्स आते हैं क्यू में हो सकते हैं पॉजिटिव रैशनल्स और नेगेटिव रैशनल्स, बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इरैशनल r माइनस क्यू, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, प्लस और r बाई क्यू माइनस। ये r बाई क्यू सेट में लिखते हैं, लेकिन आपने पढ़ा होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स नहीं पढ़ा तो यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 1 में, जब इंट्रोडक्शन और प्रीलिमिनरीज है तो सब तो मुझे पढ़ाना ही है। तो ये सारी बातें हो गई। तो अभी हम लोगों ने नंबर सिस्टम तो देख लिया, यहां तक में किसी को कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग रेडी हो जाएं। इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर है तो क्यों है? एनीवन? ठीक है, क्योंकि 0 को हम 0 बाई एनी इंटीजर, कुछ भी 1 2 3, 1 आपने बोला तो 1 ही लिख देते हैं, 0 बाई 5 भी लिख सकते हैं, एनी वे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0 एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है और नीचे 0 नहीं आ रहा, तो ये एक हो गया हमारा क्या, रैशनल नंबर। अब कई बच्चे कहते हैं क्या मैम 0 को 0 बाई 0 नहीं लिख सकते? तो नो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है जिसकी वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता। टोटल कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं? तो टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं? 7 इनडिटर्मिनेट, जो कि लिमिट में पढ़ाया जाता है आपको। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक अभी आया है तो अभी उसका जिक्र कर दें, 0 बाई 0। इसको क्यों इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में डाला गया है? कुछ लोग कहते हैं कि 0 बाई 0 में ऊपर नीचे काटो और 1 लिखो। कुछ लोग कहते हैं 0, अगर ऊपर वाले 0 को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें तो 0 बाई एनीथिंग इज 0 होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम नीचे वाले 0 को ज़्यादा अहमियत दें तो समथिंग अपॉन 0 बिकम्स व्हाट? इन्फिनिटी। अब एक ही प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते। अगर किसी भी प्रॉब्लम का मोर देन 1 यूनिक सॉल्यूशन आता है, दैट मीन्स वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चला गया, इसलिए इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म माना गया है। तो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं 0 बाई 0। और कोई आपको याद है? इन्फिनिटी इंटू 0, ये सब आपने पढ़ा होगा 11th-12th में लिमिट में। 0 टू द पावर 0, फिर होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कितने हो गए? 4 हो गए। एक होता है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, एक होता है इन्फिनिटी टू द पावर 0, पावर वाले तो तीनों हो गए 0 बाई 0, और एक होता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। 7 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन चैप्टर 4। वैसे तो आपके कोर्स में चैप्टर 6 में है लिमिट कॉन्टिन्यूटी, लेकिन हम लोग चैप्टर 4 में ही जब लिमिट थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है, हम लोग वहीं पे सारा लिमिट का कॉन्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट वे में ये चैप्टर 4 में पढ़ाया जाएगा लिमिट, ठीक है? तो क्लियर बच्चे, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो 0 को क्यों माना गया है रैशनल नंबर, आज पता लग गया आपको। जूनियर क्लास में ये समझाना पॉसिबल नहीं था इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होते हैं। अब आप लोग जब जान चुके हो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, तो अब आपको आइडिया लग गया है, दिक्कत आप ही को होगी। अब देखो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी हो गए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि डोमेन में आपको पढ़ाया गया होगा,
और यहाँ हम लोग चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे डोमेन में कि रूट अंडर अगर एफ एक्स होता था तो डोमेन के लिए आपको बताया गया था कि इज डिफाइंड ओनली फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव का हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जाने लगता है एंड कॉम्प्लेक्स इज नॉट अलाउड इन एनी बिजनेस। समझ में आ रही है बात? आपने पढ़ा होगा रूट अंडर -25 को हम लोग लिख देते हैं 25 और आयोटा, रूट 25 आयोटा, तो ये हो जाता है ±5 आयोटा। तो ये तो जब आपको अलाउ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जाना अलाउड होगा तब तो आप लिखोगे ना, लेकिन आपको तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम अलाउड ही नहीं है। आपको फर्स्ट डे ही बता दिया गया है कि पूरा होल इकोनॉमिक्स का जो भी चीज होगा वो सब कुछ रियल नंबर में काम करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री खत्म, ट्रिगो खत्म, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, दो चीजें तो आपके मैथमेटिक्स से निकल गई। तो ये हो गया। अब बताओ, तो अब अगर लैंग्वेज में बोलेंगे कि अंडर रूट फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर विच टाइप ऑफ वैल्यूज, नॉन नेगेटिव फंक्शंस, ठीक है, नॉन नेगेटिव फंक्शंस, उसी का अंडर रूट डिफाइंड होगा। तो हम लोग जो 12th तक बोलते थे ना पॉजिटिव वैल्यू का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तब तक तो चलता था क्योंकि नॉन नेगेटिव इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया गया था। लेकिन अब जब आप लोग कॉलेज में आ गए और जब डिटेल में आप लोग पढ़ लियो तो पॉजिटिव ना बोल करके क्या होगा बेटर वर्ड, नॉन नेगेटिव, क्योंकि 0 भी एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, ये था हमारा टोटल नंबर सिस्टम जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हर लेटर एक नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। पहला था आर, आर प्लस, आर माइनस, तीनों को साइड कर दिया। फिर आया था नेचुरल नंबर एन, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर्स, Z प्लस फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, एंड Q फॉर रैशनल्स, Q प्लस फॉर पॉजिटिव रैशनल्स, Q माइनस फॉर नेगेटिव रैशनल्स, और इरैशनल्स भी आए थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम तो हो गया। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनी डाउट? नंबर सिस्टम का यूज हम लोग सेट थ्योरी में करेंगे और आगे भी करेंगे। आगे तो हर जगह ही बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ा है कभी? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है विदाउट एनी साइन, जिसका डायरेक्शन ना हो। ठीक है, अब आप एब्सोल्यूट इन टर्म्स, अगर आप 0 से 5 किलोमीटर राइट में गए हो तो +5 किलोमीटर आप गए, अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर बैक में गए तो -5 किलोमीटर। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में हम कहेंगे इधर भी 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, इधर भी 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर कर देना है। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू में जैसे मॉड एक्स लिखते हैं तो ये हो जाता है एक्स। एक एग्जांपल देखना, अगर आपको पता है कि अंदर में 5 है तो आप उसको एज इट इज कॉपी कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात? मॉड के अंदर में अगर 5 है तो आप उसको एज इट इज कॉपी कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x पॉजिटिव है तो उसको में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको -5 दिया तो आप ना एक माइनस और इस पे ऐड करके तब जा करके ये बनेगा +5। तो अगर x नेगेटिव है तो मॉड के बाहर निकलेगा तो -x लगा करके निकलेंगे, x के अंदर में जो नेगेटिव होगा वो इसको पॉजिटिव कर देगा। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ये यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टीज। सबको आ रही है बात समझ में? मॉड x इज इक्वल टू x खुलेगा अगर हम कंफर्म है कि अंदर की चीज पॉजिटिव है। अगर हम कंफर्म है कि अंदर की चीज नेगेटिव है तो फिर माइनस लगा करके लिखेंगे। और जब कुछ नहीं पता होता तो हम दोनों केस लेकर के चलते हैं, केस 1 और केस 2 कि मॉड एक्स एक बार +x में भी खुलेगा और एक बार -x में भी खुलेगा। इस पे बहुत सारे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। तो अब यहाँ से जो पढ़ रहे हैं ना, इससे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने लगेंगे। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखो, और अगर 0 होगा तो
0, अगर 0 होगा तो 0। तो ये डेफिनेशन आपको याद होगी। इसका ग्राफ वगैरह तुम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में ग्राफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ फंक्शन का आइडिया हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपको क्वेश्चन 1 में दिया कि सॉल्व करो मॉड x लेस देन a, x की वैल्यू निकालनी है जिसमें मॉड x जो है वो a से क्या हो, छोटा हो। इसको आप समझ सकते हो। अगर मैंने आपको कहा मॉड x लेस देन 5, तो आप नंबर लाइन पे चलोगे, आप कहोगे 0 1 2 3 4, ये सब 5 से पहले जितने भी हैं इन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 से छोटा होगा, और साथ ही साथ -5 से भी जो 0 के बीच में उन सब की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटी होगी। तो उसी तरीके से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं x लाइज बिटवीन -a टू a। क्लियर? x लाइज बिटवीन -a टू a, ये तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हो, प्रॉपर्टीज यूज करके प्रूव करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी अभी आपको बता रहे हैं, फिर इस क्वेश्चन के बाद सारी प्रॉपर्टीज बताएंगे। प्रॉपर्टी 1 कि अगर मॉड x a से छोटा है ना, तो मॉड x का स्क्वायर भी क्या होगा, a स्क्वायर से छोटा होगा। अब करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मॉड में कोई भी ले लिया, 2 ले लिया, अगर ये 5 से छोटा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, वो भी 5 से छोटा होगा। अब अंदर में चाहे प्लस है या माइनस है, दोनों ही केस में उसका स्क्वायर इसके मतलब इसके स्क्वायर से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। इस तरीके से बढ़ सकते हैं कि अगर मॉड x लेस देन a है, तो इट इम्प्लाइज दैट मॉड x का स्क्वायर जो है वो किससे छोटा होगा, a स्क्वायर से छोटा होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि मॉड x जो है स्क्वायर लिखो, तो या तो x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर का मॉड लिखो, तीनों का मीनिंग एक ही है, पॉजिटिव ही रहना है। तो हम यहाँ पर मॉड को रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि इट इज इन स्क्वायर फॉर्म। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना। मॉड x अगर a से छोटा है तो मॉड x का स्क्वायर भी a स्क्वायर से छोटा ही होगा, और x स्क्वायर मॉड का मॉड अगर हटा दोगे तो मॉड ऑफ x स्क्वायर जो है वो सिंपली x स्क्वायर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद से तो आप लोग 11th 12th में करते होंगे साइन डायग्राम बना करके। 0 सबको एक साइड लेते आए, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, x प्लस a। फिर आप लीनियर फैक्टर को जब 0 करोगे, साइन डायग्राम बनाया हुआ है 11th 12th में या नहीं, डोमेन के लिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बहुत जगह बनाया होगा। तो एक x की वैल्यू आ रही है इससे -a, एक x की वैल्यू आ रही है इससे +a, इसको हम लोग बोल रहे हैं साइन डायग्राम। अब साइन चेक करना है कि कौन से x की वैल्यूज के लिए दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट। अब अगर आप a से बड़ी वैल्यू डाल दोगे, ध्यान से सुनना, तो पहला ब्रैकेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सोच समझ करके जवाब देना। a से बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, लाइक a+1 या a+2, कोई भी एक वैल्यू ले लो। तो जो, फिर से सोचो, जो मैंने येलो में शेड किया है ये वाला ब्रैकेट का वैल्यू क्या होगा, और जो मैंने ब्लू में शेड किया है इसका क्या होगा। ध्यान से सुनो, अगर a से बड़ा है तो a से बड़े में से a को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव बचेगा, और ये तो a से बड़ा है ही और a है ही, तो मिल करके क्या होगा, a से आगे ही आएगा। तो दोनों जब पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, प्रोडक्ट विल बी व्हाट, पॉजिटिव। समझ में आई बात? अब ध्यान से सुनो, 3 कंपार्टमेंट बन गए ना, तो a से बड़े कंपार्टमेंट में क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। हमें किसकी जरूरत है, नेगेटिव की जरूरत है। अब चलते हैं, बिटवीन -a एंड a अगर इस वाले में ले, तो x माइनस a और x प्लस a में, अगर मैंने -a और a के बीच में सपोज करो 0 ले लिया, दोनों के बीच में 0 तो होगा ही ना, 0 डालेंगे तो एट x इज इक्वल टू 0, चेक करने के लिए कोई एक सिंगल वैल्यू ही काफ़ी होता है। तो -a इंटू 0 प्लस a पॉजिटिव a, तो माइनस ऑफ a स्क्वायर जो कि हमेशा नेगेटिव होगा, तो इधर आ गया नेगेटिव। क्लियर? अब x लेस देन -a, और वैसे भी आपको बताया गया होगा कि ये ऑल्टरनेट में क्या होता है,
साइन जो है वो चेंज होता रहता है। लेकिन 9th चैप्टर में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वहां पे ऑल्टरनेट में साइन नहीं चेंज होता है जब इवन पावर आ जाता है तो फैक्टर का। वैसे यहाँ पे दोनों के पावर क्या है, 1 और 1 है, ऑड पावर है ना, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी आप डाल सकते हो टाइम बचाने के लिए। लेकिन आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, x लेस देन माइनस ए तो पुट कर दो ना, x इज इक्वल टू माइनस ए से भी छोटा तो माइनस ए -1 पुट कर देते हैं x की जगह। तो पहले ब्रैकेट में डाल दो माइनस ए -1 माइनस ए, और इधर माइनस ए -1 प्लस ए, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया, ये तो पूरा ही नेगेटिव है, फर्स्ट ब्रैकेट तो पूरा ही नेगेटिव है, और इधर भी -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बच्चे? जो सबसे पहले जिस बच्चे ने जवाब दिया था, मुझे नाम नहीं पता है उनका, आपको समझ में आ रहा है, जिन्होंने जवाब दिया था कि यहाँ पर नेगेटिव होगा? ठीक है, तो साइन डायग्राम बनाना आप सीख गए हो। अब साइन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा जो सेट होगा, जो सॉल्यूशन x की वैल्यूज होगी, वो इसमें लाई कर रहा है, -a to a। मैंने डायरेक्टली आपको लिख करके समझा दिया था लॉजिकली, लेकिन जब आप मैथमेटिकली उस चीज को प्रूव करोगे तो भी आप पहुंच सकते हो कि x लाइज बिटवीन -a to a। तो याद रहेगा, जब भी मॉड x लेस देन a आएगा तो x बिलोंग्स टू -a to a। और इसके लिए आपको इंटरवल भी पता है कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल में -a to a। इंटरवल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 1। चैप्टर 1 में इंटरवल्स के बारे में भी पढ़ना है हमें। लेकिन बच्चे, आप लोगों को इंटरवल्स ऑलरेडी आता है, ओपन और क्लोज नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब उसकी बारी आएगी तो हम लोग उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। अभी तो समझ में आ रहा है जो मैंने इंटरवल लिखा ओपन, इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं था, इसलिए इज इक्वल टू कहीं नहीं हम लोग इंक्लूड कर देंगे। ये नहीं कि भावना में बहकर कह रहे मेरे को आ रहा है क्वेश्चन, मैम ने बताया था मेरे से हो रहा है, कहीं गलती से इज इक्वल टू लगा दिए, वो नहीं करना। अगर इज इक्वल टू नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इज इक्वल टू होगा तो फिर उसको कैरी ऑन करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? एक तो ये तरीका होता है, ध्यान से सुनो। एक तो हो गया ग्राफ के थ्रू नंबर लाइन। अब सिंगल में नंबर लाइन ही बनता है, 2 होता तो ग्राफ बनता, जो कि MME 2 में करेंगे हम लोग ग्राफ के थ्रू। ये हो गया मैथमेटिकल रीजनिंग से। एक और तरीका है इस चीज को देखने का, अनदर मेथड। अनदर मेथड कहता है कि जब भी आपका मॉड x लेस देन a हो, तो मॉड जब भी खुलता है तो 2 पार्ट होते हैं इसके। क्या होते हैं? एक बार प्लस भी a से छोटा और एक बार माइनस भी a से छोटा। मैंने आपको बताया था कि जब मॉड x में हमें कंफर्म ना हो कि व्हाट इज x, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमेशा 2 केसेस लेकर के चलते हैं, x लेस देन a माइनस x लेस देन a। ठीक है, मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है, x नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्लस माइनस में दोनों में खुलेगा, मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस x, दोनों केस 2 केसेस लेकर के हम लोग हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ना, x लेस देन a तो सही है, लेकिन ये माइनस है। अब -5 अगर -3 से छोटा है, दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या अभी भी छोटा ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड? देखो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, तो यहां से इंप्लाइज दैट कि x, दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x विल बी ग्रेटर देन -a। ये बात आ रही है समझ में? अगर -x a से छोटा है, दोनों साइड मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x विल बी ग्रेटर देन -a। हो सकता है कुछ बच्चों को ना ऐसे मैथमेटिक्स पढ़ने की आदत नहीं होगी, उनको आदत होगी फॉर्मूला बता दिया, मैं स्टेप्स रटवा दिया, क्वेश्चन किए जा रहे हैं 11th 12th तक तो अभी तक यही चल रहा था। अरे आंसर मैच कर गया, मेरा मैक्सिमम वैल्यू इतना आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, जो भी था मैट्रिसेस वगैरह सब। लेकिन अब जब आप कॉलेज में आ गए हो तो कहा जाता है नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। और कॉलेज में भी आप लोगों ने क्या लिया हुआ? इको ऑनर्स। तो बच्चे, इको ऑनर्स तो मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स है DU का, इसमें तो आपको ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कॉलेज में फन होगा, बहुत कम पढ़ते हैं, तो वो सब नहीं होने वाला। DU में पढ़ रहे हो, वो भी इको ऑनर्स, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी तक आपकी जितने भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी ना, बड़ा पावरफुल फील करते होंगे क्लास 12 में कि मुझे बहुत कुछ आ गया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अरे मैंने मैथ्स सीख लिया, मैंने इको सीख लिया, अकाउंट्स सीख लिया, बहुत कुछ आ गया मुझे। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इको ऑनर्स में वैसे ही होते हैं, जो साइंस वाले बच्चों के फिजिक्स केमिस्ट्री, कितना नॉलेज मेरा बढ़ गया।
लेकिन जब कॉलेज में आता है ना, तो अब उस नॉलेज को मान लो एक चाकू, तो अब उस पर धार लगाई जाती है। तो जब चाकू पे धार लगाते, कभी देखना जो धार तेज करते हैं चाकू वाले, तो वो ना चाकू को ऐसे 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 हर जगह मूव करते हैं, मतलब एक भी पॉइंट छूट ना जाए धार लगने से। तो वही आपके साथ किया जा रहा है इस कोर्स में। ऐसी ऐसी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं कि आपके दिमाग में जो बहुत सारे कंपार्टमेंट है, उन सभी कंपार्टमेंट को हम लोग टच कर सकें और सबको हिला डुला सकें। यूज करना आपको बता दे कि कैसे किस ब्रेन के सेल्स को यूज करना है। इसलिए एनालिटिकल मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गई बात? आप जो यहाँ पढ़ रहे हो, जितना आपका ब्रेन का शार्पनेस बढ़ रहा है, वो आपका माइक्रो मैक्रो में भी हेल्प करेगा, हर जगह हेल्प करेगा। तो आपको हार नहीं मानना। आप कहोगे मैम समझाना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है, मैम आपने बहुत अच्छा भाषण दे दिया, लेकिन करना क्या है मैं? तो आपको हार नहीं माननी है, आपको समझ करके ही कंक्लूड करना है। अगर लाइव क्लास में नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है, मेंटल टेंशन, तो कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेगा यूट्यूब पे या कहीं से भी, जहां से भी आपको मिलेगा लिंक वगैरह। तो आपको इसको 2 बार 3 बार पढ़ना है, लेकिन चीजों को अपने तरीके से बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे ले जाना है, तब बंद करना है पढ़ना। समझ में आ रही है बात? तो पढ़ना है। अब जैसे मैंने इसके बाद से सीधा ये लिख दिया, कैसे आया, ये बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। मैंने दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और इनइक्वलिटी का साइन पलट दिया, सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में सबको? अब जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो क्या रहा है कि x माइनस ए से बड़ा है और वहीं ए से छोटा है। लो भाई, बन गया इंटरवल। तो देखा, 3 तरीके से हमने देखा। एक तो लॉजिकली सीधा स्ट्रेट वे नंबर लाइन पे होगा, दूसरा हमने देखा स्क्वायर करके और प्रॉपर्टीज लगा करके देखा, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस की। और तीसरा हम लोगों ने देखा मेथड, जिसमें मॉड एक्स को खोलते हैं तो प्लस माइनस एक्स दोनों खोल करके 2 केसेस लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और फिर डिसाइड कर रहे हैं। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मेरे ख्याल से ये आ गया होगा समझ में। अब नहीं समझ में आया, और अगर अभी आपको पूछने में शर्म आ रही है, तो आपको बता दें कि आपका वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ मेरी वॉइस रिकॉर्ड होती है। आपका वॉइस सिर्फ हम सुन पाते हैं, किसी को नहीं पता चलने वाला कि कौन से बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो तो आप क्लास के बाद वेट करना, क्लास जब ऑफिशियली हमारी ख़त्म होगी तो उसके बाद से आपका डाउट हम ले लेंगे। तो आप मार्क करके रखना नोटबुक में कि मैम से मुझे क्या पूछना है क्लास के बाद, यहाँ मैं अटक गया था, मुझे नहीं समझ में आया था। ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज तो अभी जस्ट हमने यूज की थी, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स। ये वाली नहीं यूज की है, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, मॉड के अंदर में चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एट द एंड रिजल्ट सेम आना है। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ नहीं करने वाले, प्रूविंग हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जो बच्चे जी ले रहे होंगे वो लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है? तो मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का मॉड, बिल्कुल ऑब्वियस है। नहीं आ रहा समझने तो साइड बाय साइड एक एग्जांपल से देख लो कि मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3, दोनों निकल करके 3 हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स का स्क्वायर करो या फिर स्क्वायर का मॉड करो या मॉड लिखो ही नहीं, तीनों आपस में सेम होते हैं, जब जो जरूरत पड़ती है हम वो मैनेज कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, मॉड एक्स इंटू वाई का मॉड एक्स इंटू मॉड वाई में ब्रेक कर सकते हैं, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई में ब्रेक कर सकते हैं। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, बहुत सारे केसेस लेकर के, 4 केसेस लेंगे हम लोग, एक बार एक्स पॉजिटिव, एक बार वाई नेगेटिव, इस तरीके से प्रूफ भी किया जा सकता है। अभी नहीं करना हमें, जब क्वेश्चन आएगा अगर इस टाइप का तो वहां प्रूफ करेंगे। मॉड ऑफ एक्स बाई वाई, तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं मॉड एक्स बाई मॉड वाई में, बट मॉड वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके? नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वलिटी में मॉड एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी वाली आगे, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। सिक्स्थ है मॉड एक्स माइनस वाई में भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाई लिखो या प्लस वाई लिखो बात बराबर है। देखो मैंने पहले माइनस लिखा था फिर बाद में प्लस किया है समझाने के लिए, आप माइनस ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो फिर प्लस ही होना है।
तो प्लस हो अंदर में या माइनस हो, इनइक्वलिटी में सेम रहता है राइट हैंड साइड पे। एंड सेवेंथ लास्ट इनइक्वलिटी है मॉड एक्स माइनस वाई। कभी जब इसकी छोटी वैल्यू ढूंढनी होती है तो मॉड के अंदर में मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। तो ये जो है आपको लर्न करने वाला ये है, ये है, ये है, इस तीनों को मिलाकर के हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रायंगल इनइक्वलिटी। इनके भी प्रूफ्स होते हैं, लेकिन अगर इनके प्रूफ्स करने लगे तो हम लोग अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का तो यस, हाँ हाँ हाँ, वही तो मैंने बताया। चलो एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। मॉड के अंदर 5 और माइनस लगा दो 3, तो एलएचएस में क्या आएगा? 2 आ गया है ना। और आरएचएस में क्या आएगा? मॉड 5 प्लस में -3 का मॉड, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और +3 8 नहीं हो गया? तो आरएचएस कभी भी बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो बीच में प्लस ही लगता है। इसका प्रूफ नहीं है वैसे। अब जब ये वाले इनइक्वलिटी प्रूफ कर देते हैं ना तो इसी में हम y की जगह -y सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो एलएचएस तो दिख रहा है, और यहाँ पे y की जगह -y पुट कर देते हैं और फिर इसको आगे चल करके +y ही लिख देते हैं, तो सेम इनइक्वलिटी रह जाती है। ठीक है, तो ये बस आपको लर्न होना चाहिए। ज्यादातर हम लोग यूज इसका करते हैं, इसका तो अभी किया ही था, इसका भी करते हैं मॉडुलस को ब्रेक करने में। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको समझ में आना चाहिए और आपके पास रहना भी चाहिए, कभी भी कोई भी यूज हो सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे, जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रिपल स्टार वाले। पहला क्वेश्चन ही पेपर का यहीं से बनता है। तो इस टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटीज इन एब्सोल्यूट वैल्यूज। मतलब इसमें दोनों टॉपिक को समेट लिया, एब्सोल्यूट भी है और इनइक्वलिटीज भी है। जैसे एक एग्जांपल 1 मैंने आपको दे दिया 3 - 2x, अभी तो चलो इज इक्वल टू वाला दिया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे ना। मैंने क्या बताया था मॉडुलस की प्रॉपर्टी, कि मॉडुलस को जब भी खोलेंगे तो प्लस और माइनस दोनों पार्ट में खोलेंगे। तो एक बार 3 - 2x इज इक्वल टू 5 आएगा, एक बार माइनस लगेगा ब्रैकेट के साथ, इज इक्वल टू 5 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? अब इधर देखो, अब इसको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी, कितना इजी हो गया। 2x उधर चला गया, 5 इधर चला गया, तो 3 - 5 कितना हो गया? implies that 2x is equal to -2 implies that x is equal to -1। एक वैल्यू तो आ गई। अब दूसरी वैल्यू इधर से आएगी, -3 + 2x is equal to 5, तो 2x is equal to 8, x is equal to 4। मैंने यहाँ पे कुछ गलती की है, कोई बच्चे बता सकते हो कि मैंने जो वर्टिकल कॉलम किया उसके राइट हैंड साइड में क्या कुछ मिसिंग है या कुछ गलती हुई है मेरे से जहां मार्क्स कट सकते हैं? मतलब बचपन में, हाँ, इम्प्लाइज डैट, इसकी हैबिट डाल लो नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो चलो ये तो हो गया, ये इज इक्वल टू था तो बहुत इजी था और दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस वाले से और एक माइनस वाले से। तो हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, अगर आप सेट में लिखना चाहते हो तो करली ब्रेसेस और 4 ऐसे लिख देना। सेट में फाइनाइट वैल्यूज मतलब जो लिस्टिंग होती है उसको हम मेंशन कर सकते हैं, इनफाइनाइट को भी कर सकते हैं। गलती से ये मत लिख देना x इज इक्वल टू -1 to 4, ये गलत हो जाएगा। ये तो इंटरवल पूरा हो जाएगा ना, -1 से 4 के बीच में सारी वैल्यू लेने लगेंगे, तो करली ब्रेसेस में ही आपको लिखना है। नेक्स्ट, मॉड x ग्रेटर देन √2। करोगे इसको सभी कोई? करो तो, बहुत इजी है, लेकिन देखना है मुझे कि कितनी जल्दी कर पाते हो आप लोग। मॉड x ग्रेटर देन √2 क्या करेंगे? इसमें 2 लाइन का है इसका बस सॉल्यूशन, 2 ही लाइन में आ जाता है आंसर। कर लिया होगा आप लोगों ने, तो अब मैच करें, ध्यान से देखो। एक बार +x खुलेगा √2 से बड़ा, एक बार -x खुलेगा √2 से बड़ा। x तो √2 से बड़ा है, ठीक है,
लेकिन माइनस एक्स कुछ जच नहीं रहा, तो एक काम करेंगे, पॉजिटिव एक्स बनाएंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स लेस देन -√2। समझ में आ रहा है? यानी नंबर लाइन पे अगर देखोगे तो -√2 तो एक कह रहा है √2 से बड़ा, एक कह रहा है -√2 से छोटा, तो ये पूरा आ गया इधर का रीजन और इधर का रीजन। अब लिखेंगे कैसे इस चीज को, तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -√2, बीच में एक यूनियन का सिंबल बनेगा √2 से +∞। समझ में आ रही है बात? सबको पता है ये? अगर दो अलग अलग डिसजॉइंट इंटरवल्स हो जाते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, डिसजॉइंट इंटरवल बोलते हैं, या पार्टीशन में अलग अलग इंटरवल्स होंगे, तो सबके बीच में यूनियन का सिंबल बनेगा। यूनियन का मतलब है चाहे इधर से कोई वैल्यू आ जाए चाहे इधर से वैल्यू आ जाए, सबके लिए मॉड एक्स क्या होगा, √2 से बड़ा होगा। क्लियर? चलो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 - 8x लेस देन इक्वल टू 5। क्या करेंगे बच्चे इसमें? आप चाहे तो दोनों साइड स्क्वायर करके भी कर सकते हो, लेकिन उससे जल्दी 2 केसेस में हो जाता है, केस 1 केस 2। अब मुझे नहीं पता ना कि अंदर में 3 - 8x जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम तो दोनों केस लेकर के चलेंगे। अब ऐसी चीजें आपकी स्टार्ट हो गई हैं कॉलेज में कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हम सबको स्टडी करते हैं। तो पहले 3 - 8x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, और इधर में -3 - 8x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा। बट गए दो केस अलग अलग। अब लगाएंगे इम्प्लाइज दैट 8x जाएगा ग्रेटर देन साइड पे और 5 जाएगा लेस देन वाली साइड पे, तो 8x ग्रेटर देन वाले साइड पे चला गया और 3 के साथ 5 इधर आ गया, तो 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। अब इधर चलते हैं, तो इधर आ गया -3 और +8x लेस देन इक्वल टू 5। इट इम्प्लाइज दैट कि 8x, मुझे सिर्फ x चाहिए, तो -3 को दूसरे साइड लेते जाएंगे, 5 + 3 8 हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे बताना? 1 से छोटी। अब सीधा दिमाग में भी नंबर लाइन पे कर सकते हो, या इसमें कितना टाइम ही लगेगा? एग्जाम में तो बहुत टाइम होता है ना। बच्चे इस बात पे बड़े हंसते थे जब ऑफलाइन क्लास होती थी कि एग्जाम में टाइम ही टाइम मिलने वाला है। बच्चे बोलते थे मैम कैसे? तो मैंने कहा दो ही केस होंगे, या तो आपको सब आता होगा या आपको नहीं आता होगा। जब आपको सब आएगा तो आप फटाफट फटाफट कर लोगे, तो भी आपके पास टाइम बच जाना है, और जब नहीं आएगा तब तो पूरा 3 घंटा खाली ही बैठना है। तो टाइम तो हर केस में आपके पास बहुत होने वाला है पेपर में, ठीक है। टाइम सिर्फ उन बच्चों को नहीं मिलता है जो डोलड्रम में फंसे रहते हैं कि अरे इसमें क्या करना है, पढ़ा तो था, ये करके देखे फिर काटते हैं, फिर ये करके देखे फिर काटते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। तो देखना लास्ट में जो बच्चे बैठे हुए हैं ना 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले, समझ आना कि वो या तो बहुत इंटेलिजेंट है या फिर क्या है, वो आप खुद ही जान रहे हो। तो -1/4 और 1, तो अब देखो जरा, x 1 से छोटा है और -1/4 से बड़ा है, तो क्या होगा? -1/4 से बड़ा और 1 से छोटा। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर इज इक्वल टू भी है, इज इक्वल टू की वजह से दीज टू वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर सेट। तो x बिलोंग्स टू -1/4 को क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बुक में इंटरवल इसके पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन यही टॉपिक पहले आ गया। इंटरवल आप लोगों को पता है ना कि इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल, x जो है वो a से b के बीच में है। अगर हम a b लिखें तो इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, ये क्लोज्ड है। ओपन में ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन अब ये आपको कम देखने को मिलेगा, x ग्रेटर देन a लेस देन b। और इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज्ड या क्लोज्ड नहीं करते, इन्फिनिटी हमेशा ओपन में होता है। तो ऐसे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा a टू इन्फिनिटी, कभी भी इन्फिनिटी क्लोज में नहीं होगा, चाहे ये ओपन हो चाहे ये क्लोज्ड हो, इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा? ओपन में ही रखा जाता है। तो क्लोज्ड और ओपन आप सभी को पता है, क्लास 12th में पढ़ा होगा। तो x बिलोंग्स टू -1/4 से 1, ये आ गई हमारी वैल्यू। इसमें किसी को कोई डाउट? मैंने क्या किया, दो केसेस खोल दिए, मॉडुलस को खोला तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर के सॉल्व कर दिया। अब कोई बच्चा कहेगा मैम मुझे दूसरे मेथड से करना है,
कोई बात नहीं, क्वेश्चन क्या था, 3 माइनस 8x, अनदर मेथड लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अनदर मेथड 3 माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 5। तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया स्क्वायर करके, तो 3 माइनस 8x का होल स्क्वायर जो होगा वो भी 5 के होल स्क्वायर से क्या होगा, छोटा ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज की प्रॉपर्टीज बताई थी। अब देखो जरा, होल स्क्वायर है और फिर एक प्रॉपर्टी बताई थी कि चाहे आप मॉडुलस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडुलस हटा दिया मैंने, रिमूव कर दिया, अब ये सिंपल सा इक्वेशन बन गया। अब जब आप इसको खोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो 9 प्लस क्या बनेगा, बोलो। आप चाहे तो इसको इधर ला करके एक मिनट, इसको इधर ला कर, हाँ ठीक है ठीक है, आप इसको चाहें तो 3 माइनस 8x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर करके भी आप आगे बढ़ सकते हो, a माइनस बी ए प्लस बी करके, और पूरा इक्वेशन खोल करके भी आप बना सकते हो। तो 9 प्लस 64x स्क्वायर, फिर 3 2 जा 6, 8 जा 48x लेस देन इक्वल टू 25, ये भी आप कर सकते हो। इसको भी करके देखना, इसमें दो फैक्टर बनेंगे, दोनों को इक्वेट करके देखना। अब यहाँ देखो, ये आ गया 64x स्क्वायर माइनस 48x, और कितना बचा, यहाँ देखो 64x स्क्वायर माइनस 48x और माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। 16 से सभी कैंसिल हो रहे हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे बताओ, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें तो 4x स्क्वायर माइनस 4x, हाँ तो ये बन जाएगा, एक मिनट मुझे स्क्रीन को स्क्रॉल करने दो, ये बन जाएगा 4x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ आ गया 4x प्लस 1 और इधर आ गया x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है x इज इक्वल टू 1 और एक मिल रहा है x इज इक्वल टू माइनस 1/4। दोनों को नंबर लाइन पे डाल दो, माइनस 1/4 और 1। इन दोनों ने पूरे नंबर सिस्टम को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। अब हम साइन चेक करेंगे, अगर 1 से बड़े के लिए इसमें सारी वैल्यूज 1 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 1 में चेक करते हैं, पुट कर दो x इज इक्वल टू 2। 2 डालते ही ये क्या हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1 1, पॉजिटिव आ गया। अब माइनस 1/4 और 1 के बीच में 0 होता है, 0 डाल दो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि अगर पावर ऑड हो तो ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है हमारा ट्रेंड, तो यहाँ पर भी आप आंख बंद करके पॉजिटिव लिख सकते हो। लेकिन अगर कहीं स्क्वायर होता तो फिर अगल बगल में सेम साइन होता है, चैप्टर 9 में ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो लिख दिया हम लोगों ने, और अगर आपको डर लगता है तो आप चेक कर लो, 2 सेकेंड लगने हैं बस। अब देखो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, नेगेटिव चाहिए था और इज इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो लो भाई ये आ गया। बाउंड्री को इंक्लूड करते हुए, बाउंड्री को मैंने इंक्लूड कर भी लिया और बीच की सारी वैल्यूज भी ले ली, तो x बिलोंग्स टू माइनस 1/4 और 1। देखो तो दूसरे वाले मेथड में भी यही आया था क्या, हाँ जी सेम आया था। तो आप किसी भी मेथड से बढ़ो, और जब आप प्रैक्टिस करो, तो अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी स्टार्टिंग ही आपके कोर्स का है, तो आपको प्रैक्टिस हर तरीके से करना चाहिए। किसी भी तरीके से हो तो हम कहीं भी फंसे ना, बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इनइक्वालिटीज के थे और मॉडुलस के साथ। अब आज तो मेरे ख्याल से इतना ही होगा, एक होमवर्क में बस एक ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, और बाकी तो फिर असाइनमेंट और पीपी में करवाते ही हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी पूछे गए सारे। हम लोग आपको कॉन्सेप्ट कराते हैं, बच्चे क्लास में जो पढ़ा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस तो कराते हैं, उसके बाद से असाइनमेंट देते हैं, फिर बैक एक्सरसाइज आप अपने बुक का करो, उसके बाद से हर चैप्टर वाइज हम लोगों ने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रखा है प्रीवियस ईयर पेपर से, जो डीयू ने पूछा है। तो हर चैप्टर को पढ़ते जाओ और उसका क्वेश्चन करते जाओ, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता चलेगा। और जब सारा एमएमई जब आप फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करोगे, माइंड फर्स्ट राउंड मैंने बोला है, जब आप फर्स्ट राउंड में एमएमई 1 कंप्लीट करोगे, उसके बाद से फुल पेपर करोगे, तब जाकर के आपको अपनी औकात का पता चलेगा कि भाई हम लोगों ने कितना पढ़ा है और कितना आता है।
ठीक है। तो फर्स्ट राउंड मैंने बोला था, जब औकात आपको अपनी पता लग गई कि भाई मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, फुल पेपर में तो अटक रहे हैं, तो फिर आप सेकंड राउंड फिर से सिलेबस पढ़ोगे फास्ट ट्रैक पे, फिर से जब आप सेकंड राउंड में करोगे फुल पेपर, तब आपका बढ़िया से होता है। तो ये जो है मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये वन राउंड में पढ़ने वाला नहीं है, कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले। तो जितना जल्दी खत्म करेंगे दूसरा राउंड उतना जल्दी शुरू होगा, ठीक है। तो होमवर्क में सिर्फ हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और जिनको कुछ भी मेरे से बात करना है, कुछ भी पूछना है या कोई भी डाउट वगैरह है, तो वो लोग मीटिंग में वेट करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला करके लाना है आपको, ठीक है। इसको करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास विल बी आवर क्लास 3rd ऑफ चैप्टर 1, जिसमें इंटरवल का आइडिया मैंने तो आज दे ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार इंटरवल लिखवा देंगे डिटेल में। फिर इनइक्वलिटीज में कुछ AM GM वाली कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये सब भी करेंगे हम लोग। उसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा नेसेसरी सफिशिएंट, इसको दे दो 3 स्टार। जिसको भी 3 स्टार देते हैं यानी उसे क्वेश्चन आता है। चैप्टर 1 से 2 जगह से क्वेश्चन मस्ट है, एक तो इनइक्वलिटीज से और एक नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से। तो नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन समझना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा फ्रेश माइंड लेकर के मेरी क्लास में बैठेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, आप हमारा MME, स्टैट्स और माइक्रो तीनों की क्लासेस ज्वाइन करो। हमारे यहाँ हर टाइप की बैचेस लग रही हैं, एक अर्ली इवनिंग का भी लग रहा है, एक अभी जो लेट इवनिंग का है, इसको लेट इवनिंग कहो या फिर लेट नाइट कहो, जो भी कहो, ऐसी भी क्लासेस लग रही हैं। आपको जो भी बैच ज्वाइन करने का मन है, सब में अलग अलग चैप्टर्स चल रहे हैं, आप जहाँ भी ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और एक जरूरी काम मैंने स्टार्टिंग में कहा था, फिर से कह रहे हैं कि जितने भी बच्चों ने मीटिंग ज्वाइन की है, सब अपना नाम और कॉलेज का नेम और इको ऑनर्स सेम 1, बस 3 चीजें आपको लिख करके मैसेज बैक कर देना। जिस नंबर से आपको मैसेज गया था उसी पे बैक मैसेज आपको फायर कर देना, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन जिन बच्चों ने लेट से ज्वाइन किया था या जिनको भी मेरे से कुछ पूछना या बात करना है, वो लोग वेट करेंगे। So that's all for today. See you in the next class. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.